हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी और इकोनॉमी के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटी एंड गवर्नेंस को टच करता हुआ आज का हमारा इशू। कई बार आपने इस टॉपिक पे डिबेट सुनी होगी, आपने खुद ने डिबेट की होगी, कई बार सोचा भी होगा कि जब भी इलेक्शंस का टाइम आता है या इवन इलेक्शंस का टाइम नहीं भी आए तो बहुत सी बार बहुत से स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट या अलग अलग लेवल्स पे हो सकता है जो लोकल गवर्नमेंट हो वो उनके सिटीजन्स को या उनकी पॉपुलेशन को कई तरह की डिफरेंट फ्रीबीज डोल आउट करें। फ्रीबीज का मतलब है कि इतने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री, या मान लीजिए किसानों का जो लोन है उसको अगर आप वेव ऑफ कर दें, उसको अगर आप माफ कर दें, या और भी बहुत तरह की फ्रीबीज हो सकती हैं। आप कंप्यूटर दे दें, आप टैबलेट्स दे दें, आप साइकिल दे दें। इसके अलावा हो सकता है आप 1000 रुपए महीना दे दें, 2000 रुपए महीना दे दें, या किसी और तरीके का कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज या ऐसा पैकेज जिसके साथ इकोनॉमिक वैल्यू अटैच्ड हो। इस चीज को लेके कि ये जो फ्रीबीज हैं क्या इनका इंपैक्ट हो सकता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्या इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है, क्या इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट है, और क्या एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकता है, उसी के बारे में आज के डिस्कशन में हम आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन जो है आर फ्रीबीज अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया, मुझे लगता है इसका यस या नो में आंसर देना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है। बाइनरी में आंसर, 0-1 में आंसर, ऐसे कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस का दिया ही नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं जब तक हम दोनों साइड ऑफ द आर्गुमेंट को समझ नहीं लेंगे, सोच नहीं लेंगे, और अल्टीमेट हमारे माइंड में जो थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में डेवलप होनी चाहिए कि केस टू केस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर केस या ये पर्टिकुलर फ्रीबी या इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस या इस पर्टिकुलर स्टेट या ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल मैनेजमेंट में वो पर्टिकुलर जो ऑफरिंग है, फ्रीबी है, फिट बैठती है, सस्टेनेबल है या नहीं। दोस्तों, आज हम इससे पहले इस डिबेट में एंटर करें कि फ्रीबीज का क्या इंपैक्ट हो सकता है, कुछ केस स्टडीज को भी हम डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टर्म्स को टेक्निकल तौर पे भी समझना बहुत जरूरी है, तभी आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, टेक्निकली आज के टॉपिक को समझ पाएंगे। और किसी भी टॉपिक, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। हाल ही में एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और उसमें श्री एन.के. सिंह जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन रह चुके हैं, साथ ही साथ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं इंडिया के, उन्होंने इस बारे में सभी को वार्न किया कि ये जो रेस स्टार्ट हो गई है, होड़ स्टार्ट हो गई है फ्रीबीज देने की अपने वोटर्स को, खासतौर से इलेक्शन सीजन में, यह हो सकता है फिजिकल डिजास्टर की तरफ हमें ले जाए। कई लोग श्रीलंका का जो अभी फिजिकल डिजास्टर चल रहा है या पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको भी कोट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्री दिए जाने की इस होड़ में इंडिया भी उसी रास्ते पे कहीं ना कहीं चल पड़ा हो। और मिस्टर एन.के. सिंह ने यह भी कहा कि जो फ्रीबीज हैं इनका अगर आप मीडियम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट देखेंगे इंडिया की ग्रोथ पे, तो वो नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म हो सकता है अच्छा लगे, लेकिन मीडियम लॉन्ग टर्म इनका नेगेटिव इंपैक्ट होगा, यह एकदम सर्टेन है। और उन्होंने यह भी कहा कि फ्रीबीज भी सारी की सारी खराब नहीं होती, कुछ फ्रीबीज प्रोडक्टिव हो सकती हैं जिनका पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है हमारे लोगों पे, हमारी पॉपुलेशन पे, हमारी इकोनॉमी पे। उनको शायद दिया जाना कोई खराब चीज नहीं है, इनफैक्ट शायद उनको दिया जाना और अच्छा होगा हमारी पॉपुलेशन के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनके हेल्दी होने के लिए, उनके अवेयर होने के लिए, उनके स्किलफुल होने के लिए, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। लेकिन वहीं कुछ फ्रीबीज अनप्रोडक्टिव भी हो सकती हैं। तो वेलफेयर स्पेंडिंग, किसी भी चीज की अगर हम वेलफेयर स्पेंडिंग कर रहे हैं या वेलफेयर स्कीम्स में स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, कौन सी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेलफेयर स्पेंडिंग को बढ़ा रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए, हमारी पॉपुलेशन के लिए, हमारे कॉमन सिटीजन के लिए। लेकिन अगर आपका फोकस अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है या वेलफेयर स्पेंडिंग में ज्यादा है, तो वो एक नेगेटिव बेयरिंग रख सकता है हमारी इकोनॉमी पे एंड अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जो फ्रीबीज हैं इसको आप किसके पर्सपेक्टिव में देखें या किससे इसको आप मेजर करें। सबसे पहले मुझे लगता है देखने की जरूरत है फ्रीबीज वर्सेस फिजिकल स्टेबिलिटी, कि कोई भी चीज फ्री कभी नहीं आती। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, इसका मतलब वो पैसा आप किसी ना किसी और चीज से ले रहे हैं। वो हेल्थ से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से हो सकता है,
चाइल्ड वुमेन वेलफेयर से हो सकता है, बहुत सारी चीजों से हो सकता है। अल्टीमेटली आपका जो रिसोर्स पूल है, रेवेन्यू है, आमदनी है, वो फिक्स्ड पूल है। अब इसमें से आप या तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, फ्री साइकिल्स दे दीजिए, फ्री कंप्यूटर दे दीजिए, फ्री टैबलेट दे दीजिए, या उसी पैसे को आप दूसरे वेलफेयर स्कीम्स में लगा लीजिए। तो इसका मतलब सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट होना चाहिए फ्रीबीज वर्सेस फिस्कल स्टेबिलिटी। और इस वजह से ये जो क्वेश्चन है टोटल कि क्या फ्रीबीज देना ठीक है नहीं है, इसको आप बाइनरी में कभी आंसर नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी फ्रीबीज को जब आप फिस्कल स्टेबिलिटी से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है आंसर पॉजिटिव निकल के आए कि बिल्कुल सस्टेनेबल है, इकोनॉमिक भी है, सस्टेनेबल भी है, और हमारे कॉमन मासेस, कॉमन सिटीजन के लिए जरूरी भी है। उनके लिए जरूरी है, ज्यादा स्किलफुल होंगे, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगी। वहीं कई सारे केसेस में जब फ्रीबीज को आप फिस्कल स्टेबिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो आंसर हो सकता है नेगेटिव हो कि ये फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब अलग अलग टाइप की फ्रीबीज को आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा। कई हो सकता है बहुत जस्टिफिएबल हो और कई हो सकता है बिल्कुल भी जस्टिफिएबल ना हो। इस वजह से किसी भी फ्रीबी या कोई भी आप डोल आउट दे रहे हैं, कोई भी आप ऑफरिंग दे रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप फ्री में ऑफर कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को, अपने वोटर्स को, अपने इलेक्टोरेट को, तो उसको आप कंपेयर करिए, उसको आप मैप करिए, उसको आप सोचिए फिस्कल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डिटोरिएशन की टर्म में। और अगर स्टेट को लगता है कि ये फ्रीबी दिए जाने से पैसा तो हमारी जेब से खर्च हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमारे सिटीजन को इससे फायदा है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को एड करेगा, तो ऐसी फ्रीबी देने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपको फिस्कल स्टेबिलिटी भी देखनी होगी कि क्या ये सस्टेनेबल है, क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं। पता लगे आपके रेवेन्यूज है नहीं, आपकी आमदनी है नहीं, आप बोरो करके, उधार करके, दूसरे सेक्टर से कट करके अगर आप फ्रीबीज देते हैं तो उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। इसका मतलब अगर फिस्कली सस्टेनेबल है, अफोर्डेबल है और जरूरी है, प्रोडक्टिव फ्रीबी है, तो ऐसी फ्रीबी जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है उसको दिए जाने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब फिस्कल स्टेबिलिटी पहला आपका टॉकिंग पॉइंट होगा, फिस्कल स्टेबिलिटी आपका पहला चेक पॉइंट होगा। अब आप सोचेंगे फिस्कल स्टेबिलिटी एग्जैक्टली है क्या? इकोनॉमी का टर्म है, आप हमारी इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स देख के भी इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन एक क्विक शॉर्ट रीकैप। कॉमन लैंग्वेज में फिस्कल स्टेबिलिटी का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को डायरेक्ट करे लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे हाई एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ज्यादा रोजगार दे सके, हाई ग्रोथ रेट्स, लोगों की बढ़ोतरी हो, जॉब्स हो, ज्यादा इनकम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, बेटर एजुकेशन हो, बेटर हेल्थ हो। अगर गवर्नमेंट उन एरियाज में इस डायरेक्शन के साथ इन्वेस्ट करती है, स्पेंड करती है, तो इसको कहा जाएगा सस्टेनेबल फिस्कल स्टेबिलिटी। और ये सारे मेजर्स होंगे फिस्कल स्टेबिलिटी के, कि मतलब आप उन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अल्टीमेटली आपको रिटर्न जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा देंगे। अगर आप ₹1 एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है ₹3 की इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको वापस मिले, क्योंकि जब लोग अच्छे से पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो उसका फायदा कहीं ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न कहीं ज्यादा हो सकता है। तो यह सिचुएशन रही फिस्कल स्टेबिलिटी की। अब थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली समझ लिया जाए कि जब बात हो जाती है फिस्कल स्टेबिलिटी की, तो स्टेट्स हमारी हैं, उनकी सिचुएशन और जो सेंटर है उसकी सिचुएशन किस तरीके से स्टैकअप करती हैं। तो अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी जो उन्होंने कंडक्ट की स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, उसको अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी पॉजिटिव इस पे ऑब्जर्वेशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कहा है कि 2005 से जब से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया गया है, ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टेट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने कोशिश की है कि उनका जो फिस्कल डेफिसिट है उसकी जो लिमिट्स हैं उसको कभी भी क्रॉस नहीं किया जाए, उसको वॉलेट नहीं किया जाए। और फिस्कल डेफिसिट क्या है? सिंपल टर्म्स में आपकी जो आमदनी है और आपका जो खर्चा है उसके बीच का गैप। मान लीजिए आप ₹100 कमा रहे हैं एज ए स्टेट, लेकिन ₹120 आपका खर्चा है, तो ₹20 आपका हो गया फिस्कल डेफिसिट, जो आपको कहीं ना कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा। हो सकता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर लें, हो सकता है मार्केट से बोरो कर लें, हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट से बोरो कर लें, हो सकता है अपनी इंडस्ट्रीज को डिसइन्वेस्ट कर लें, हो सकता है आप किसी तरह का और लोन या ग्रांट आप एक्सपेक्ट करें या आप डिमांड करें। तो ओवरऑल स्टेट्स की पोजीशन काफी ठीक दिखाई देती है। और यह भी कहा जाता है कि 2005 के आसपास से जब से फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन को लाया गया है, तब से जो स्टेट्स के ऊपर एक कैप लगाई गई है कि आप अपने फिस्कल डेफिसिट को अपनी जीडीपी के 3% से ज्यादा कभी नहीं होने देंगे।
ज्यादातर स्टेट्स ने ज्यादातर टाइम इस 3% ऑफ जीडीपी की जो सीलिंग है इसको हमेशा ऑनर किया है, इसको फॉलो किया है, इसको कभी वॉयलेट नहीं किया, एक्सेप्ट 2-3 इंस्टेंसेस। जैसे पेंडेमिक ईयर्स, जब कोविड-19 ने हिट किया तो स्टेट्स को ज्यादा स्पेंड करना पड़ा, आमदनी कम हो गई क्योंकि इंडस्ट्रीज क्लो डाउन हो गई, लॉकडाउन हो गया, तो उस केस में जरूर 3% की लिमिट को ब्रीच किया गया। और पेंडेमिक ईयर्स के अलावा अगर हम कुछ और साल देख लें तो 2009-10 में, 2015-16 में और 2016-17 में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ? पैंडेमिक का तो समझ में आया कि लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लॉकडाउन हो गया, रेवेन्यूज कम हो गए, गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ा, इस वजह से 3% की जो ये सीलिंग रही जीडीपी की फिस्कल डेफिसिट की, उसको ब्रीच कर गए। 2009-10 क्योंकि 2008-9 का जो ग्लोबल क्राइसिस रहा, यूएस के सब प्राइम क्राइसिस के बाद, उससे रिकवर होने के लिए स्टेट्स ने ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि इकोनॉमी को रिसेशन से बचाया जा सके, डिप्रेशन से बचाया जा सके। तो इस वजह से 2009-10 में 3% की जो ये लिमिट रही फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसको ब्रीच करना पड़ा। 2015 और 16 में ये ऐसे 2 साल रहे जब पावर सेक्टर की जो रिफॉर्म्स हैं, खासतौर से हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर डिस्कॉम्स जिनको कहा जाता है, उनके जो बहुत ज्यादा बैड लोन्स हो गए, उनको रिस्ट्रक्चर करने की जब कोशिश की, उनका जो लोन था उसको स्टेट्स को ट्रांसफर किया गया। इस वजह से स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये 3 साल 2009-10, 2015-16, 2016-17 और पैंडेमिक का जो ईयर है 2020 के बाद से, अगर इनको हम हटा दें तो 2005 से स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम बात करें स्टेट्स के फिस्कल डिसिप्लिन की। अब थोड़ी सी बात हो जाए कि जो डेब्ट रिडक्शन है, कि कर्जा जो है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी क्या सिचुएशन ट्रैजेक्टरी दिखाई देती है, क्योंकि ये 2 चीजें ही मिलके फिस्कल सस्टेनेबिलिटी क्या है किसी भी फ्रीबी की, उसको डिसाइड करेंगी। मान लीजिए आपके पास कर्जा नहीं है तो आप फ्रीबी अफोर्ड कर सकते हैं, आप दे सकते हैं फ्री में, लेकिन पहले से अगर कर्जा बहुत है तो कैसे दे पाएंगे, या अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है तो कैसे दे पाएंगे। तो फिस्कल डेफिसिट हमने समझ लिया, स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है कुछ सालों को छोड़ के। अब जो डेब्ट रिडक्शन है, आपके ऊपर कर्जा है, उसको हटाने को लेके क्या सिचुएशन है, अगर उसको ओवरऑल पिक्चर में देखें तो स्टेट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे पहले जो स्टेट्स का डेट टू जीडीपी रेशियो था वो 31% से भी ज्यादा देखा गया, लेकिन वो कम होते होते स्टेट्स की मेहनत से 2014-15 में घट के 31% से घट के 22% हो गया। उसके बाद 2020 में ये फिर से 5% बढ़ के रफली 27% ऑफ जीडीपी हो गया। वहीं अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर करें स्टेट्स के मुकाबले, तो स्टेट्स की सिचुएशन काफी ठीक दिखाई देती है कि 31% से घटा के 2014-15 में हम 22% पे ले आए, थोड़ा सा बढ़ के फिर से 27% में हुआ, फिर भी एक कंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल रेंज में है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता जब भी बात हो जाती है फिस्कल डेफिसिट लिमिट्स की। डेट रिडक्शन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी जो लिमिट हमने फिक्स की है वो 40% के आसपास फिक्स की है कि गवर्नमेंट, खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्जा है, डेट है, वो अपने जीडीपी के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आज की डेट में कितना होगा? आज की डेट में 40% से कहीं ज्यादा जो हमारा कर्जा है जीडीपी के रेशियो का, वो 90% को भी क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब हम बहुत हैवीली बोरो कर रहे हैं, हम उधार ले रहे हैं, उस पैसे को हो सकता है वेलफेयर स्कीम्स में लगा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा रहे हो, एक्सप्रेस वेज डेवलप करने में लगा रहे हो, पावर सेक्टर को बिल्डअप करने में लगा रहे हो, डिफरेंट चीजों में हो सकता है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इस वजह से फिस्कल स्टेबिलिटी की बात ऐसा लगता है कि स्टेट्स में शायद उतनी ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कहीं ज्यादा ग्लेयरिंग इश्यू हो फिस्कल स्टेबिलिटी को लेके। अब जब बात होगी फिस्कल स्टेबिलिटी की, बात होगी डेट रिडक्शन के सिनेरियो की, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फ्रीबीज क्या होती हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। अगर आप कॉमन टर्म्स में समझें तो फ्रीबीज का मतलब है डोल, कोई भी गिफ्ट जो आप किसी को भी दे दें, अपनी पॉपुलेशन को दे दें, अपने वोटर्स को दे दें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे दें, अपने इलेक्टेड को दे दें, अपने स्टेट को दे दें, या जहां भी इलेक्शन है या इलेक्शन नहीं भी हैं तो भी हो सकता है आप देना चाहें। फ्रीबीज की कई वैरायटीज हो सकती हैं और कई टाइप का जो एक्सपेंडिचर है इन फ्रीबीज में वो पॉपुलिस्ट प्रेशर की वजह से, कि मान लीजिए पंजाब में दिया गया है तो दिल्ली गवर्नमेंट देने लग जाए, दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है तो यूपी गवर्नमेंट देने लग जाए, यूपी गवर्नमेंट दे रही है तो राजस्थान गवर्नमेंट देने लग जाए, उसके प्रेशर में गुजरात गवर्नमेंट देने लग जाए, तो एक पॉपुलिस्ट प्रेशर की वजह से हो सकता है फ्रीबीज दिए जाएं। कई बार हो सकता है इलेक्शंस के टाइम पे दी जाएं ताकि इलेक्टर्स को आप अट्रैक्ट कर सकें। तो क्रिटिक्स का कहना है कि अगर ये प्रूडेंट
पॉलिसी मेजर के तौर पे फ्रीबीज दी जाती हैं तब तो वो सेंसिबल हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शंस को जीतने के लिए फ्रीबी दी जाती हैं तो उसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बार बार उठता हुआ दिखाई देता है। कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि फ्रीबीज दिया जाना आउटराइटली गलत चीज नहीं है, क्योंकि यह भी सच है कि पिछले 30 साल में इंडिया में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद भी जो इनइक्वालिटी है इनकम्स की, कि रईस होते जा रहे हैं, गरीब अभी भी गरीब रह गए, और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। और पिछले डिकेड में पर्टिकुलरली कई तरह की डिस्ट्रेस, खासतौर से जॉब्स को लेके, इनकम्स को लेके, पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बड़े इश्यूज हुए हैं। तो अगर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी तरह का रिलीफ अपनी पॉपुलेशन को देती है इन फ्रीबीज के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, तो उसको किसी तरीके से गलत नहीं कहा जा सकता। इनफैक्ट ये एक्चुअली गलत नहीं कहा जा सकता कि बजाय ये करना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर लोगों के लिए खाने के लिए नहीं होगा, उनको आप जॉब्स नहीं दे पाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम आप नहीं दे पाएंगे, तो वो खर्च क्या करेंगे? ना ही वो हेल्दी रह पाएंगे, ना ही वो एजुकेशन उनको मिल पाएगी, ना ही उनके घर में पानी होगा, बिजली होगा, लाइट होगा, खाने को होगा, तो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? तो ये सिर्फ एक जस्टिफाइबल फ्रीबी नहीं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए कि ऐसी डिस्ट्रेस सिचुएशन में जब इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही हो, डिस्ट्रेस बढ़ रहा हो, उस केस में अगर आप फ्रीबी देते हैं तो शायद वो एक अच्छी चीज है हमारी ग्रोथ पाथ को और आगे बढ़ाने में। अब फिस्कल फ्रंट पे देखें तो 2017 जब से जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया, और कल ही जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, हिस्टोरिक ऑल टाइम हाई 1.68 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट किया गया इस महीने में, विच इज अप्रैल 2022। अमेजिंग नंबर्स, गुड फॉर कंट्री, गुड फॉर इकोनॉमी, गुड फॉर टैक्स, ताकि ज्यादा पैसा होगा गवर्नमेंट के पास तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जीएसटी जब लागू हुआ 2017, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स आ गई इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगाने की, स्टेट्स की जो पावर थी थोड़ी सी कम हो गई। तो कई क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जब भी हम बात करें फिस्कल डेफिसिट की या फिस्कल स्टेबिलिटी की या फिस्कल सस्टेनेबिलिटी की, तो सिर्फ खर्चे का पार्ट नहीं देखना चाहिए, इनकम रेवेन्यू का पार्ट भी देखना चाहिए। तो स्टेट्स को सिर्फ एक्सपेंडिचर नहीं, यह भी सोचना होगा कि उनको जो हिस्सा मिलेगा जीएसटी का, अब वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो गया है, वो सेंटर को जो मिलेगा उसका पार्ट मिलेगा, अब अपनी तरफ से नई टैक्सेस वो बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। तो इसको भी स्टेट्स को माइंड में रखना होगा कोई भी फ्रीबी डोल आउट करने से पहले। इसका मतलब फिस्कल स्टेबिलिटी में आप अपना डेट देखिए, कितने परसेंट जीडीपी का है वो देखिए, आपके रेवेन्यूज को भी आप अकाउंट में लीजिए, कितनी मेरी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा सेंटर, ऐसा नहीं सिर्फ स्टेट ही फ्रीबीज देने में एंगेज्ड है, सेंटर भी बहुत सारी फ्रीबीज देती हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स में हो, डिफरेंट रीजन्स को हो, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को हो, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस को हो। बहुत सारी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। पर्टिकुलरली अगर हमें किसी टाइप की इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, उनको आप हो सकता है टैक्स ब्रेक दे दें, कि अगर कोई मान लीजिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट इंडिया में लगाता है तो अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, रिड्यूस्ड रेट पे टैक्स लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 25% कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रीबीज की कैटेगरी में ही माने जाएंगे। अब क्वेश्चन हो जाता है कि जो फ्रीबीज दी जाती हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उसका हो सकता है पर्पस हो वोट्स लेना, या जो पॉपुलेशन है, इलेक्टेड है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, लेकिन कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी करती हैं। कई लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कई लोग इसको अपोज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एमजी नरेगा या नरेगा जिसको कहा जाता है, जिसमें रूरल एरियाज में अनस्किल्ड वर्क दिया जाता है 100 डेज का एक हाउस होल्ड को, तो क्या उसमें इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना या फ्री भी अगर उसको आप कहें, तो क्या वो एक गलत चीज है? या मान लीजिए गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर्म में फूड राशन स्कीम जो दे रही है, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू या जो पीडीएस शॉप्स हैं उनके थ्रू, या राशन की दुकान है उनके थ्रू, क्या ये दोनों चीजें गलत है? एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल भी गलत नहीं है, इनफैक्ट अच्छी चीज है, क्योंकि नरेगा जैसी स्कीम में, या हमारा जो गरीब तबका है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, अफोर्ड नहीं कर सकते फूड ग्रेन्स, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अगर उनको हम सब्सिडाइज फॉर्म में फूड राशन स्कीम अवेलेबल करवा रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं करेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बीमार रहेंगे, उनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सट्रीमली कम हो जाएगा, इनह्यूमन कंडीशंस हो जाएंगी। सिमिलरली नरेगा जैसी स्कीम अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो फ्लो ऑफ मनी है रूरल सेक्टर्स में वो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारी रूरल जो इकोनॉमी है, जो इस पे थ्राइव करती है, इसके थ्रू सपोर्ट होती है, वो मेजरली डैमेज हो सकती है। तो ऐसी फ्रीबीज में
कोई बुराई नहीं है। ये जस्ट डोल्स हैं, फेयर डोल्स हैं। ये हमारी जो वर्क फोर्स है उसको हेल्दी बनाने में, स्ट्रांग बनाने में और ज्यादा मददगार हो सकते हैं। एंड अल्टीमेटली जो हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है उसमें एड ऑन करने में भी बहुत पॉजिटिव रोल निभा सकते हैं। सिमिलरली अगर स्टेट स्पेंड करती है पैसा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये भी फ्रीबीज के तौर पे सब्सिडाइज एजुकेशन हो सकती है, सब्सिडाइज हेल्थ हो सकती है, क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इनका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ सकती है ऐसे सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट करने, चाहे हमारे चाइल्ड केयर पे हो, विमेन एम्पावरमेंट पे हो, एजुकेशन पे हो, हेल्थ पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। तो ये तो अच्छी फ्रीबीज हैं, दिए ही जानी चाहिए। वहीं पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ फ्रीबीज हो सकता है इलेक्शन प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से अगर कोई देने लग जाए तो हो सकता है वो फ्रीबी शायद शॉर्ट टर्म अट्रैक्टिव लगे, मीडियम लॉन्ग टर्म वो ज्यादा डैमेजिंग हो। जैसे कई क्रिटिक्स का कहना है कि मान लीजिए फार्मर्स के या किसानों के जो लोन होते हैं, जब चुनाव आते हैं तो उनको माफ करने की बार बार प्रॉमिस की जाती है। क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? बोथ साइड्स टू द कॉइन, बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट है, कई एक्सपर्ट्स का कहना है ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसकी वजह से जो क्रेडिट कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबको लगता है क्यों कर्ज चुकाया जाए, बाद में जब चुनाव आएंगे तो ऑटोमेटिकली माफ हो ही जाएगा। और इस वजह से जो बेसिक क्वेश्चन है कि साल के बाद साल के बाद साल, स्टेट के बाद स्टेट के बाद स्टेट, गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट इन किसान लोनों को बार बार माफ करती आई है, वेव ऑफ करती आई है, उसके बावजूद भी हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है आज भी फिर भी क्यों कर्ज में डूबी हुई है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोन वेव करते जाना ब्लाइंडली सॉल्यूशन नहीं है फार्म डिस्ट्रेस को सॉल्व करने के डायरेक्शन में। इसीलिए इस तरह की फ्रीबीज को हमें एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि सच में क्या ये कंट्रीब्यूट करेंगी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ, या आपने एक बार उनको माफ कर दिया लेकिन किसानों की हालत वही की वही। क्या ये ट्रूली गरीबी घटाने में, पॉवर्टी रिडक्शन में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं शॉर्ट टर्म बेनिफिट हम दे रहे हो, लॉन्ग टर्म डैमेज हम क्रिएट कर रहे हो साथ के साथ? जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कोट किया जाता है कि ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी गई हमारे गांवों में, रूरल कम्युनिटीज में, और उसकी वजह से उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखे गए। क्योंकि जैसे फ्री लाइट आएगी, आप बोरवेल लगाएंगे और पानी आप बहने देंगे, चलने देंगे, फ्लड इरिगेशन आप करेंगे, जिसकी वजह से वाटर टेबल को आप एक्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे। एंड अभी आप देख लीजिए, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, वाटर टेबल 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट से नीचे चली गई। पीने के लिए भी पानी नहीं है। जैसे हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको बताया कि पंजाब में 84% से भी ज्यादा जो एरिया है 2030 तक पूरी तरह डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई है। तो फ्री बीज का शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको दिखाई दे सकता है, फ्री लाइट है, फ्री पानी है, चलाने दिया जाए, लेकिन इसका मीडियम लॉन्ग टर्म बहुत डैमेजिंग इंपैक्ट हो सकता है। इसका मतलब ओवरऑल कॉन्वर्सेशन यही है कि हर फ्रीबी के कुछ ना कुछ न्यूएंसेस होंगे और आपको उन न्यूएंसेस को समझना पड़ेगा, और हर फ्रीबी को आपको केस बाय केस में स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। कुछ फ्रीबीज हो सकता है सही हो, सही लगे, कुछ फ्रीबीज हो सकता है शायद अननेसेसरी हो या गलत डायरेक्शन में ज्यादा डैमेजिंग हो। अगर फ्रीबीज आपकी एजुकेशन में जा रही है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स आप दे रहे हैं, आप टैबलेट्स दे रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल मीन्स या रिसोर्सेज या एक्सेस बहुत जरूरी है किसी की भी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, ताकि हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे छात्र छात्राओं की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उनकी नॉलेज बढ़ सके, स्किल बढ़ सके। तो ऐसी फ्रीबी को गलत नहीं कहा जा सकता। सिमिलरली कई बार यह भी होता है कि कई स्टेट्स में प्रॉमिस किया जाता है कि 200 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली दी जाएगी, खासतौर से अर्बन पॉपुलेशन को, शहरी क्षेत्रों में, या मिडिल क्लास को, जिनकी रेगुलर इनकम सोर्स है, जो केपेबल है उसका बिल चुकाने में। तो ऐसी फ्रीबी टोटली गलत मानी जाए, क्योंकि वो केपेबल है उसका बिल भुगतने में या उसको चुकाने में। मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, या मान लीजिए लखनऊ का एग्जांपल ले लीजिए, या मान लीजिए नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए। लगता है 80 से 90% पॉपुलेशन केपेबल है, उतना उनका सोर्स ऑफ इनकम है जिससे उसका बिल वो चुका पाए। तो फिर उनको क्यों फ्रीबी दी जाए? अगर आपको देना है तो आप गरीब लोगों को दीजिए, बिलो पॉवर्टी लाइन को दीजिए, तो फिर बात समझ में आए। तो फ्रीबीज भी टारगेटेड होनी चाहिए। इसी तरह एक और पर्सपेक्टिव, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि किसानों का जो लोन माफ किया जाता है, लोन वेवर्स होते हैं, उसका नेगेटिव साइड हमने देख लिया, पॉजिटिव साइड समझिए। एग्रीकल्चर
वर्ल्ड की सबसे रिस्की एक्टिविटीज में से मानी जाती है। इसको अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेगमेंट से कंपेयर करें तो जितनी रिस्की इंडियन एग्रीकल्चर है शायद ही मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का डाउन टर्न आया, सर्विस सेक्टर का डाउन टर्न आया, तो आपका हो सकता है जो बैंक लोन हो उसको आप रीस्ट्रक्चर करवा लें, उसको डिले कर दें पेमेंट में। जो आपके बिजनेस साइकिल का डाउन टर्न है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉक्स हैं, उसको आप ऑब्जर्व कर लें। लेकिन वहीं पे एक मान लीजिए मॉनसून फेल हो गया। इंडिया में 60% से भी ज्यादा आज भी रेन फेड एग्रीकल्चर है। मतलब जब तक मॉनसून नहीं होगा फसल नहीं हो पाएगी। अगर मॉनसून नॉर्मल नहीं है पूरी फसल आपकी चौपट। या मान लीजिए आग लग गई, या मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो इतना ज्यादा रिस्की बिजनेस है। और ऐसे रिस्की बिजनेस में अगर हम अपने फार्मर्स को थोड़ी सी मदद कर दें, कुछ फ्रीबीज देके, उनका लोन माफ करके, तो उसको एक बहुत खराब चीज के तौर पे नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो भी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी सक्सेसफुल इंडिया में होते हुए नहीं देखी। उन्होंने फार्मर्स को ऐसे शॉक्स इन एग्रीकल्चर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो इस वजह से गवर्नमेंट को ये फ्रीबीज सच एज लोन वेवर एटसेट्रा का सहारा लेना ही पड़ता है। लेकिन उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं कि मिडिल मैन के बजाय क्यों ना ये लोन वेवर्स डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किए जाएं, ताकि सीधा फायदा मिले उस किसान को बिचौलिए के बजाय। उससे हमारी कॉस्ट भी बचेगी और हमारी जो फ्रीबीज होंगी, सब्सिडीज होंगी, स्कीम्स होंगी, वो डायरेक्टली जो अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, बेनिफिशियरी, उस तक पहुंच भी पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो टेंडेंसी है अनप्रोडक्टिव स्पेंडिंग की, इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये कहीं ज्यादा प्रोनाउंस्ड है सेंट्रल लेवल पे स्टेट्स के बजाय। क्योंकि स्टेट की आप चाहें तो फिस्कल डेफिसिट देख लीजिए, 3% से कम है, डेट टू जीडीपी रेशियो भी कंट्रोल में है। सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो 40% जो लिमिट है उसको क्रॉस करता हुआ 90% देखा जाता है। लेकिन दूसरा साइड भी है इस आर्ग्यूमेंट का कि जो सोशल सेक्टर पे एक्सपेंडिचर है, हेल्थ पे हो, एजुकेशन पे हो, पावर सेक्टर पे हो, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, या विमेन वेलफेयर पे हो, चाइल्ड वेलफेयर पे, उस पे चाहे स्टेट हो या सेंटर हो, दोनों की जो स्पेंडिंग है, खर्चा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। स्टेट्स का बढ़ रहा है, उससे ज्यादा सेंटर कहीं ज्यादा अब खर्च कर रहा है अच्छे एजुकेशन पे, अच्छे हेल्थ पे, अच्छे रोड्स पे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अगर अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आपको खर्चा तो करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा तो उसके लिए कई बार थोड़ा सा आपको हो सकता है उधार भी लेना पड़ जाए। साथ ही साथ अगर आप कोर्ट सेक्टर स्कीम्स देखेंगे, अनफॉर्चुनेट चीज यह है कि जो भी कोर्ट सेक्टर स्कीम्स हैं उसमें 65 से 68% जो खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब हो सकता है सैलरीज देने में या रनिंग एक्सपेंडिचर में हो। इसका मतलब एसेट क्रिएट करने में, नई चीजें बनाने में, परमानेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 30 to 35% के आसपास ही है। इसको भी हमें चेंज करना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम लाना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें बढ़ाना होगा, प्रोडक्टिव स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा, अनप्रोडक्टिव जो स्पेंडिंग है उसको हमें कम करना होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों एक ये इंटरेस्टिंग सा कॉम्प्लेक्स सा सब्जेक्ट आज के इस डिस्कशन से आपके माइंड में और थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। मतलब फ्रीबीज एज सच आउटराइटली खराब चीज नहीं है। केस टू केस बेसिस पे स्क्रूटनाइज करिए, प्रोडक्टिव है, अच्छा है, फिजिकली सस्टेनेबल है, अप्रूव करिए। फिजिकली सस्टेनेबल नहीं है, डिसअप्रूव करिए। फिजिकली सस्टेनेबल नहीं है लेकिन जरूरी है तो हो सकता है उसको आप कुछ टाइम तक डोल आउट करें। लेकिन ना ही तो फिजिकल सस्टेनेबल है, ना ही उसका रियल कोई फायदा है, तो ऐसी फ्रीबीज किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।